वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास से हम लोग एक नया इनिशिएटिव इंडियन पॉलिटी के टॉप 500 एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में सभी प्रश्न एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और इसका जो सही विकल्प होगा हम लोग उसका चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव या फिर कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या फिर यूपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चीजों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके और आसान तरीके से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप एक बार इन नंबर पे संपर्क कीजिएगा या क्यूआर कोड स्कैन करके जानकारी प्राप्त कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की ओर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के सही विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया, भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग वह था। देखिए, द इंस्टेंट्स व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ पॉकेट वीटो रिलेटेड टू। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट में। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति इलेक्शन के बारे में। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। अब जो चीफ मिनिस्टर है कब वह मतदान करने का योग्य नहीं होता है? देखिए, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब, है ना। तो यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। ही इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए, द एबोलिशन ऑफ आईएएस एंड आईपीएस हैज बीन रिकमेंडेड बाय द। अब आपको ये बताना है कि आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? तो ये राजमन्नार आयोग ने किया था। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या दिया, देखिए नीचे 4 युग्म दिए गए, इसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत पद पर रहे हैं। देखिए, अमॉन्ग द 4 पेयर्स गिवन बिलो विच वन कंसिस्ट ऑफ अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ dignitaries who become vice presidents after having held diplomatic post like एम्बेसडर। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे थे जो पहले एम्बेसडर थे बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था। देखिए, द स्वर्ण सिंह कमेटी कंसिडर्ड द क्वेश्चन ऑफ। तो स्वर्ण सिंह समिति की अगर बात करेंगे तो उन्होंने विचार किस प्रश्न पर किया था? भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, है ना। द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 क्या है, यहाँ पर देखिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? Which one of the following is a feature common to both the Indian Federation and American Federation? अगर बात करेंगे इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में कौन सा मतलब फैक्ट कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो समवर्ती सूची में किसको शामिल किया गया? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, प्रश्न संख्या 7 का। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट। तो अगर स्पीकर के ऑफिस की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा फैक्ट सही है? तो अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 4 विकल्प दिए, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हो जाएगा डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इफ ही intends to resign, the letter of his resignation is to be addressed to the deputy speaker। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट। अगर 10 की बात करेंगे तो इसमें जब चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं है, है ना, ये फैक्ट सही नहीं है। पार्लियामेंट हैज नो सीट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, तो विकल्प ए हो जाएगा 10 का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया है? सूची 1 का सूची 2 के साथ से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच द लिस्ट 1 with list 2 and select the correct option by using the quotes given in the given list। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया उसको आपको चयन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए मूल अधिकार की बात किया जा रहा है ना, इसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली की बात किया जा रहा है, आपात उपबंध की बात किया जा रहा है और इसके बाद डीपीएसपी की बात किया जा रहा है। अब इसमें समझिए, जैसे मान के चलिए आपको सब नहीं पता है, आपको एक आध दो पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था, है ना, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको डीपीएसपी कहा जाता है। तो जैसे आपने इसको सेट किया तो डी के साथ तीसरा मिलेगा, तो डी के साथ तीसरा देखिए सिर्फ 2 विकल्प हैं, यहाँ से विकल्प बी और विकल्प ए एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद आपात उपबंध की बात करेंगे तो जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध लिया गया था जर्मनी से, है ना, तो यहाँ पर इसके साथ जब मैच करेंगे तो देखिए ये आपका आपात उपबंध मतलब सी के साथ 4 मैच करेगा, तो सी के साथ 4 मैच करेगा और इसके बाद डी के साथ 3 मैच करेगा, तो यहाँ से ये देखिए आपका यही विकल्प सही बनेगा, विकल्प सी हो जाएगा। इसके बाद क्लियर हो गया कि दूसरा मतलब यहाँ पर देखेंगे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना, तो आप आसानी से चीजों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आर ट्रू। आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या सही है। देखिए सबसे पहले देखिए वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। आगे है यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये भी गलत हो जाएगा। यह एक बहुदलीय निकाय था, ये बिल्कुल सही है। इसमें कार्य करने के लिए कोई समितियां नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर देखेंगे 12 का, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, मतलब यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 13, देखिए तो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर नीचे मतलब इसका विकल्प नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ से जो सही होगा उसको फिर चयन कर लेंगे। देखिए दिया है उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर करेक्ट, है ना। अब इसमें से करेक्ट का चयन करना है। देखिए उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। देखिए इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। तो ऐसा बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बाध्य नहीं किया गया, तो ये तथ्य गलत हो जाएगा। दूसरा है परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई कर सकती है। ठीक है, देखिए ये सही है। देखिए द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब जो इसकी पूर्ण पीठ है सुनवाई कर सकती है। आगे दिया परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। देखिए द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट समझिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये गवर्नमेंट को बाध्य नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता के शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये तथ्य गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा और तीसरा सही उत्तर दिख रहा है, तो दूसरा तीसरा जहां पर दिखेगा यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो दूसरा और तीसरा विकल्प सी में दिख रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय को संविधान के 5वें भाग में शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द 5th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है ना।
14 का जो सही उत्तर बनेगा ABCD में से जो भी सही इसको कमेंट करके बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15, भारत के समाचार पत्रों के स्वातंत्र, है ना, फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑफ इंडिया। अब प्रेस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके फ्रीडम की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है ना, इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। देखिए यहाँ पे 19(1)A में स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन यहाँ पर देखिए 19(1)A से जुड़ा एक और तथ्य दिया, तो इसको भी पहले पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित है। तो देखिए यहाँ पे व्यापक स्वातंत्र की बात कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा है कि विशेष रूप से है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 15 प्रश्न रहे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताने, और इस प्रकार के वीडियोस निरंतर आपको मिलेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट डेट पढ़ने के लिए, और इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट स्टडी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, है ना, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो एक रास्ता आपके पास और है, एकदम आसानी से आप इन QR कोड को स्कैन कीजिएगा अभी तुरंत, और स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा, आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।